हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का द ऑफिसर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज के साइंस एनसीईआरटी के 15 मिनट के शो में हम पेज बाय पेज साइंस की जो क्लास करने वाले हैं, तो जिसमें हम क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। और अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो और भी हमारे सभी टीचर्स ग्रुप जितने भी हैं टीचर्स और सभी की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस 15 मिनट के शो में देखते हैं जो चैप्टर है वो क्या है। एंड ये उससे पहले आप देख लें 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड अनलिमिटेड क्लासेस एंड चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज बोर्ड पीडीएफ और 15 टेस्ट सीरीज के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसमें प्रत्येक टॉपिक की एनसीईआरटी भी आपको मिलेगी 6 to 12 तक की। प्रत्येक विषय का 2 यूपीएससी लेवल की किताबें, प्रत्येक विषय का यूपीएससी लेवल तक का 1 लाइनर, 1 लेवल एमसीक्यू डिस्कशन, ये सब। और मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करेंगे। तो ये हमारा विद स्क्रीनशॉट के साथ आपका ये रहेगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 से क्वेश्चन आपका बनाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकदार श्वेत लोह के साथ होता है ना। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, जब उसे जलाते हैं तो क्या सफ़ेद रंग का जो है चमकदार लोह के साथ ये जलता है। देन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। एग्जैक्टली जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलती है तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या है, इंसिनरेशन कहते हैं। और जब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर इंसिनरेशन की प्रोसेस हुई है, इसलिए जो है आपका ये कथन और रीज़न दोनों सही है और ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो सही आंसर जो है वो आपका ए होगा। आइए देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। और ये अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी जो है ये आपका बना हुआ है। ओके, तो आप देखिएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कहाँ से। तो आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो आपका ये बिल्कुल सही था। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला है, जब मैग्नीशियम को वायु में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस पदार्थ का निर्माण करता है। व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच सब्सटेंस। तो कौन सा सब्सटेंस बनाता है ये? मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। हम जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड ऑन हो रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आइए जरा समझते हैं कि क्वेश्चन आपका कहाँ से बनाया गया है। तो देखिएगा, ये वाली रिएक्शन दी गई है ना। यहाँ पर जो आपको शायद क्लियरली नजर नहीं आ रही होगी, तो आप समझ लेना कि ये मैग्नीशियम है और इसको हम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको जलाएंगे तो यह मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। क्या ये सही है? न रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो आपने पढ़ा होगा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। द्रव्यमान को आप ना तो बना सकते हैं, मास को ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उनका रूप ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या है? दोनों ही सही है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो क्या है निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका सी है। केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी जो है दोनों, केवल वर्ड यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो दोनों जो है सही हैं, क्योंकि 2 ही तो सारे ऑप्शन है। तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन बना है आपका। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 से क्वेश्चन आपका बनाया गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, हाँ ठीक है, तो उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। और जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें भी एटम उतने ही होंगे जितने खर्च हुए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, तो ये आपका सही था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और उससे पहले ये आपका बीपीएससी टीआरई 4.0
का बैच लॉन्च हो चुका है हमारा, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 के जो है बैचेस अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स के साथ 2 बैच फ्री आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी वगैरह का माइंड मैप ये सब आपको मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगला है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे। व्हाट आर द प्रोसेस दैट कलेक्टिवली परफॉर्म मेंटेनेंस कॉल्ड, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, क्या जेनेटिक प्रोसेस कहलाता है, देन क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाता है, देन क्या है ग्रोथ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, ठीक है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कह देते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है उन्हें, यानी जैविक प्रक्रम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बना है, जैव प्रक्रम क्या है, यानी जो लाइफ प्रोसेस चलती है बॉडी में वो क्या है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, यह उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या था, जैव प्रक्रम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे जीव जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल के रूप में सरल पदार्थ उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका हेटरोट्रोफ यानी परपोषी जीव कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है, सहजीवी जीव कहा जाता है, धन क्या परजीवी जीव कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। तो व्हाट शुड बी द आंसर। तो देखिएगा, जब ये रिएक्शन होती है जैसे 6CO2 एंड जो है यहाँ पर रहता है क्या 12H2O, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की मदद से ऐसा होता है। तो ये अपना खाना जो है C6H12O6 प्लस जो है 6 ऑक्सीजन और प्लस हमें 6H2O यानी जलवाष्प भी मिलती है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्वयपोषी अगर अपना खाना। अब देखिएगा यहाँ अकार्बनिक पदार्थ यूज किए गए थे, जिनमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक कहलाते हैं, बट CO2 अपवाद है। कभी आप कहें कि यहाँ तो सी है। कार्बन डाइऑक्साइड आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो आपने देखा होगा कि इसको इनऑर्गेनिक में कंसिडर किया जाता है, अकार्बनिक में कंसिडर किया जाता है, भले ही इसमें कार्बन मौजूद क्यों ना हो। इससे जो है कार्बनिक प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक प्रोडक्ट है, CO2 के ऑप्शन से बना है। तो यहाँ याद रखिएगा कि सही आंसर क्या ऑटोट्रोप्स होगा। ये देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से बना है। जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वयपोषी हैं, तो इनको क्या है, हम स्वयपोषी के नाम से जानते हैं, यानी ऑटोट्रोप्स कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। देन क्या, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो बताओ क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा कि जो स्वपोषी जीव होते हैं, जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। बिल्कुल अपना खाना खुद से बना लेता है और अपने दिन भर की जो भी इनको जो है एनर्जी की नीड होती है वो सारी यहाँ से पूरी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनका जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है, वो स्टोर रहता है किसमें, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में, वो टूट जाता है, इनको एनर्जी मिल जाती है और अपना ग्लूकोज की फॉर्म में तो एनर्जी बनाते ही हैं, उससे तो एनर्जी सही ये यूज़ करते ही हैं। हमारे लीवर में, हमारे यकृत में, हमारा जो लीवर होता है राइट साइड में, इसका काम होता है कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रखना। ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, एक पॉलीसैकेराइड है। इसी तरह से स्टार्च भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। समझ रहे ना, ये हो गया। तो सही आंसर जो है यहाँ पर तीनों के तीनों जो है वो सही जाएंगे, यानी जो है डी आंसर आप लोगों का सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिएगा ये क्वेश्चन बना कहाँ से है। तो देखो यहाँ, स्वयपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक था। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं, ये भी ठीक था। देन पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं, ये भी ठीक था। देन क्या, खाए गए हमारे द्वारा, यानी इंसान या एनिमल कह लो चाहे, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। और ये जो मैंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी थी वो ये देखिएगा आपको नजर आ रही होगी, सेम वैसे ही है जो मैंने अभी लिखी थी। तो हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंड उससे पहले ये BPSC AEDO का जो बैच है,
असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, शिक्षा विकास पदाधिकारी का बैच लॉन्च हो चुका है हमारा टारगेट बैच, जिसमें आपको लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ प्लस रीजनिंग ये आपको मिलने वाला है। और इसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट, देन क्या बोर्ड पीडीएफ, देन क्या जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षा, और 15 टेस्ट सीरीज के साथ आप इसको बैच को ले सकते हैं। 999 में ये बैच अवेलेबल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ फिर से। तो नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है? नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में बदला जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो ये दोनों ही सही हैं। नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में बदला जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कुछ इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। तो ये राइट आंसर इज द ए। ये आपका चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 93 से क्वेश्चन बनाया गया है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और देखिएगा यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी गई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका सिंपल सा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ जाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक मतलब जिसके आप आर पार न देख सकें, प्लेस इन द पाथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल, the light bends around its edges instead of the traveling in the straight line. What is this effect called? किनारों पे मुड़ जाता है, सीधे प्रकाश चलने के बजाय क्या होगा कि लाइट क्या है, मुड़ जाती है, कोने पे से किनारों में से मुड़ती है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? परावर्तन है, या फिर रिफ्लेक्शन है, या विवर्तन है, या प्रकीर्णन है? तो देखिए प्रकीर्णन क्या होता है, लाइट का पार्टिकल्स पे टकरा के बिखरना होता है, तो प्रकीर्णन तो होगा नहीं। देन अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो लाइट का मीडियम में घुस करके बेंट होना रिफ्रैक्शन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, ये भी नहीं होगा। परावर्तन सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे टकरा के वापस लौटना, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर आपका का जो है क्या होता है, बेंट होना, वो कहलाता है आपका विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। क्या कहलाता है ये? विवर्तन। तो दैट इज द विवर्तन। क्लियर। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का विवर्तन, यानी डिफ्रैक्शन कह देते हैं हम। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब की बनने की बात की गई है, ठीक है। और ये जो है खास करके अवतल दर्पण की बात की गई है। इसमें लिखने से रह गया है, लेकिन ये अवतल दर्पण की बात की गई है। मैं देख लेता हूँ, अवतल दर्पण के बारे में ही इसमें बताया गया है। हाँ, अवतल दर्पण के बारे में। तो क्या है इसमें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन पे अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा? तो अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वेरी स्मॉल साइज का प्रतिबिंब बनता है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। हिंदी में ले लेते हैं चाहे तो, ठीक है। अनंत पे रखते हैं तो बहुत ही छोटा टाइप का प्रतिबिंब बनता है। देन अगर सी पॉइंट पे रखते हैं तो समान साइज का बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो समान साइज का बनेगा। और अगर सी से परे रखेंगे तो क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनाया गया था, देखिएगा यहाँ से बनाया गया था, एक क्वेश्चन इस टेबल से। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, तो ये यहीं से क्वेश्चन आपके बने थे। अनंत पे अगर रखेंगे तो अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सी से परे रखेंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सी पर रखेंगे तो समान आकार का बनेगा, और सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो विवर्धित बड़ा बनेगा। और ठीक वैसे इसमें इमेज बनती है जिस तरह से
कॉनकेव मिरर के पास जो इमेजेस हैं, अवतल दर्पण के पास जो इमेजेस हैं लेंस में, वो कॉन्वेक्स के पास होती हैं, और इधर जो कॉन्वेक्स दर्पण यानी उत्तल दर्पण के पास होती है, उधर अवतल लेंस के पास ऐसी सेम इमेजेस होती हैं। क्लियर बात है? चलिए अब देखेंगे किस सिद्धांत में प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण। ठीक है, विच थ्योरी कंसिडर लाइट नेदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। ऑप्शन है आपका न्यूटन पार्टिकल थ्योरी, हाइजन वेव थ्योरी, ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी, देन क्या मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, देन क्या प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, याद रखिएगा प्लांक क्वांटम थ्योरी में ऐसा माना गया है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन बना है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश तरंग सिद्धांत अपर्याय है तथा प्रकाश प्रकाश कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत यानी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया न ही कण। इस सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग संबंधी के बीच का सामंजस्य स्थापित किया। तो ये आपका जो है पेज नंबर 148 चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन बनाया गया था। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं, सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफिसर एकेडमी, मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।